टाल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 80 के दशक का हिंदू ग्रोथ रेट का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू ग्रोथ रेट के नाम पर हिंदुओं को बदनाम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने जवाब में कहा कि दो अलग अलग दौर की तुलना करना ठीक नहीं है। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि हिंदू ग्रोथ रेट कहने के पीछे की मंशा को समझना भी जरूरी है। दो अलग अलग दौर में ग्रोथ रेट की तुलना कितनी जायज है, सवाल यह भी है। आज हमारी कोशिश ग्रोथ रेट और इंसानी संतुष्टि के बीच के संबंध को परखने की भी होगी। ऐसे में सवाल है कि क्या 80 के दशक में कांग्रेस ने ग्रोथ रेट को लेकर समझौता कर लिया था? क्या देश में तब की सत्ता सामान्य उपलब्धियों पर ही संतुष्ट हो जाया करती थी? क्या सिस्टम में यह सोच थी कि इससे अधिक भारत कुछ नहीं कर सकता? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट। कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया, जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। प्राइम मिनिस्टर बोल क्या रहे हैं? हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता है? कब बोला कांग्रेस ने? एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। अपने मेहमानों से जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं तुहिन सिन्हा, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ निवांश शर्मा है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। चित्रा बाथम हमारे साथ जुड़ रही है, कांग्रेस की प्रवक्ता। शायना एनसी हमारे साथ इस वक्त शिवसेना की स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ रही है। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ होंगे। तुहिन सिन्हा जी, हिंदू ग्रोथ रेट, इसके पीछे का मतलब क्या था? नमस्ते प्रत्युषी, सबको नमस्ते। देखिए, 70 के दशक में एक अर्थशास्त्री होते थे राजकृष्णन, जिन्होंने 3 से 3.5 का जो एक निरंतर, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा था हमारे देश का ग्रोथ रेट, उसको बड़ी आसानी से उसको हिंदू ग्रोथ रेट कह दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने शरारतपूर्ण मंशा से उस टर्म को, उस एक त्रुटिपूर्ण टर्म को, जिसमें कोई आधार नहीं था, जिसका कोई लॉजिक नहीं था, उसको मान्यता देते हुए उसको नॉर्मलाइज किया। जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इस ग्रोथ रेट का नाम कांग्रेस ग्रोथ रेट या फिर नेहरू ग्रोथ रेट होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसके दो कारण थे। एक जो सोशलिस्ट माइंडसेट था, जिसमें कि आप फ्री इकोनॉमी को पूरी तरह से बाधित कर रखे थे। आपने लाइसेंस राज के जरिए कोई भी प्राइवेट निवेश को आने की अनुमति नहीं दी थी। तो ये दो कारण से जो है एक एक जो है स्टैग्नेशन हो रहा था पूरी इकोनॉमी का। और वहीं आप देखिए कि 2014 के बाद और विशेषकर आज की स्थिति में, जहां की वैश्विक संकटों और वैश्विक चुनौतियों के भी मध्य हमारा ग्रोथ रेट 7.7% है। क्यों हो पाया है? ये केवल और केवल जो रिफॉर्म्स हमने मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्ष पे लिए हैं, उसके आधार पर हो पाया है। आज जो डिजिटल रेवोल्यूशन आप देख रहे हैं, उस डिजिटल रेवोल्यूशन से भी सबसे अधिक लाभान्वित गरीब से गरीब वर्ग हुआ है। 49 लाख करोड़, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को कह रहा हूं, कान खोलकर सुने, 49 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जन धन
आधार मोबाइल ट्रिनिटी के बदौलत सीधे के सीधे गरीबों के हाथ में रखे गए हैं। आपको याद है राजीव गांधी क्या कहते थे कि जब 1 रुपया सरकार खर्च करती है तो केवल 15 पैसे गरीबों के हाथ में जाते हैं। कांग्रेस की लॉजिक को लें तो आप 49 लाख करोड़ का 15% कर लीजिए, केवल 7 लाख करोड़ ये लोग गरीबों को देते, बाकी खुद खा जाते। तो ये फर्क है कांग्रेस की तथाकथित हिंदू ग्रोथ रेट में, जिसको हम नेहरू ग्रोथ रेट कहते हैं, और अब जिसको आइडियली जो है वो मोदी ग्रोथ रेट कहना चाहिए। ठीक है चित्रा बाथम जी, उस दौर में ग्रोथ रेट उसे हिंदू से ही क्यों जोड़ा गया? क्योंकि पीएम ने जो कहा है कि ग्रोथ रेट उस वक्त जो था, एक एहसास कराया जाता था कि भारत है, धीरे धीरे विकास जो है वो धीरे धीरे ही होता है, तेज विकास संभव नहीं है। मतलब ये उस वक्त की सरकार की करनी थी और उसको आपने एक बड़ी हिंदू आबादी से जोड़ दिया। प्रत्युष जी नमस्ते आपको और आपके दर्शकों को। और फिर से एक बार जो भेदभाव की राजनीति फैलाते हैं, जो सांप्रदायिकता को प्राधान्यता देते हैं इस देश के अंदर, आज फिर से मोदी जी ने अपने भाषण में कल वही काम किया है। आप मुझे बताइए कांग्रेस के किस पटल पे से आपको हिंदू ग्रोथ रेट की बात कभी सुनने को मिली है? क्या वो कांग्रेस की तरफ से कॉइन किया गया टर्म था कि वो एक इंडिविजुअल की टिप्पणी थी? एक इंडिविजुअल की टिप्पणी को कांग्रेस के ऊपर थोप देना, ये कहां का इंसाफ है? आप मुझे बताएं। मैं आपसे पूछना चाहती थी, जिन्होंने तो हिंदू टेरर का टैग दिया था इस देश में, उनको तो भाजपा ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। तो हमको ये हिंदू के बारे में अगर ना बताएं तो ही बेटर है। जहां तक सवाल ग्रोथ रेट का है, हाँ मैं मानती हूं कि 70 के दशक में, 80 के दशक में हमारे देश के सामने बहुत ही जटिल समस्याएं थी और इस वजह से शायद ग्रोथ रेट उतना नहीं था, उतना डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जब आईटी रेवोल्यूशन हम इस देश में लाना चाह रहे थे, जब राजीव गांधी जी इस देश के अंदर कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे, तो कौन है जो बैलगाड़ी लेकर पार्लियामेंट पे कूच करे थे और कहा था कि अरे इससे तो देशवासियों का जॉब छिन जाएगा? ये ऐसी टनल विजन वाली, ये कूटमंडकता वाली मानसिकता किसकी थी? ये छोटी मानसिकता, ये छोटा आईक्यू किसका था? ये भाजपा के नेताओं का था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ रेट के ऊपर इन्होंने हमें ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। आज की तारीख में मैं तुहिन जी 123% एलपीजी हिंदू ग्रोथ रेट, एक सेकंड चित्रा जी एक सेकंड, हिंदू ग्रोथ रेट किसी कांग्रेसी नेता का कथन नहीं था, प्रचलन किया ना ये नहीं प्रचलन बनाया इन्होंने। ये उस वक्त के जाने माने अर्थशास्त्री राजकृष्णा जी की तरफ से ये टर्म यूज किया गया। और ऐसा नहीं है कि उस वक्त के बाद इस टर्म का यूज नहीं हुआ। 2023 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, उनका कथन, मैं आपको 2023 की बात कर रहा हूं, वो कहते हैं निजी क्षेत्र के कमजोर निवेश, उच्च ब्याज दर और धीमे वैश्विक विकास दर के कारण भारत हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से खतरनाक रूप से बेहद करीब है। ये 2023 का बयान। आप तो मेरी बात को साबित कर रहे हैं। रघुराम राजन की जो प्रवृत्ति है, रघुराम राजन की जो सोच है, वो तो राहुल गांधी के सबसे करीबी माने जाते हैं। वो तो कह रहे थे कि कोविड के बाद भारत रिकवर नहीं कर पाएगा, भारत की इकोनॉमी। तो आप तो मेरी बात का पुष्टि कर रहे हैं कि कांग्रेस की इकोसिस्टम ने, बीच में मत बोलिए चित्रा जी, बीच में मत बोलिए, कांग्रेस इकोसिस्टम ने बहुत शरारतपूर्ण मंशा से इस टर्म को जो है प्रचलित किया, इसको पॉपुलराइज किया। अभी चित्रा जी कह रही थी, चित्रा जी मेरी बहन कह रही थी कि राजीव गांधी ने कंप्यूटर का रेवोल्यूशन लाया। आपको पता है, अभी मैंने एक वीडियो देखा ऑनलाइन, जो है वो ट्विटर पर चल रहा था, जब राजीव गांधी से ही पूछा गया कि क्या ऐसा कोई कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें कि हर घर में पानी आ सके, नल आ सके। वो कहते हैं कि इंडिया डज नॉट टॉक अबाउट, पीपल डू नॉट थिंक अबाउट दी स्मॉल थिंग्स, दे वांट कंप्यूटर्स। आप मुझे बताइए, क्या घर में जब पानी नहीं होगी तो वो गरीब व्यक्ति क्या सपने देखेगा? यही तो अंतर था 1984 से लेकर 2014 में। मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, सपने, खोखले सपने आप लोग देख रहे थे जो साकार नहीं हो पा रहे थे देश के लिए। हमने मूलभूत सुविधाएं पूरी की और तब जाकर जो एम्बिशियस सपने थे, जो महत्वाकांक्षी सपने थे, वो भी पूरे हुए। बेरोजगारी दर 3.5% है आज 3.5% है बेरोजगारी दर। 2014 में कहीं अधिक था। इंदौर के अंदर क्या हुआ और बाकी जगहों पे क्या हुआ, आप हमको बताएं नहीं कि आज इस
से बदतर मोदी सरकार के अंडर में बहुत ही बुरी तरीके से हुई है। राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी से कहने से थोड़ी डेड इकोनॉमी हो जाता है ये। 7.7% ग्रोथ दर वैश्विक चुनौतियों और संकटों के मध्य अपने आप में एक मिसाल है। और अगले साल भी ये 6.6%, इंडिया लार्जेस्ट ग्रोइंग फास्टेस्ट इकोनॉमी, अगले साल भी बरकरार रहेगा। बाकी आपको बताऊं मैं, रिटेल इन्फ्लेशन 3.5% आज भी, आपके समय में 10% होता था। करंट अकाउंट डेफिसिट 1.3%, 2013 में ये 4% तक पहुंच गया था। से बाहर निकालने का काम किया है तो मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था, यूपीए की सरकार ने किया था। इस देश के अंदर आईटी रेवोल्यूशन लाने का काम हमने किया है, हरित क्रांति लाने का काम हमने किया है, व्हाइट रेवोल्यूशन लाने का काम किया है, और जितने भी रेवोल्यूशन है वो हमारी सरकार लाया। तो आपने ऑयल बॉन्ड्स लाकर आर्टिफिशियली जो है पेट्रोल की प्राइस को कम किया, जिसकी कीमत हमें 2016 में भरनी पड़ी। 3,23,000 करोड़ हमें भरना पड़ा उन ऑयल बॉन्ड से मुक्ति पाने के लिए। और उसके बाद पिछले 10 सालों में 3,73,000 करोड़ हमारी ऑयल कंपनीज का मुनाफा रहा है। हर्षवर्धन सर, मतलब इसको लेकर के एक बहस एक बार फिर से शुरू हो गया, लेकिन इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने 2025 में भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरे समाज और पूरी परंपरा को गरीबी का पर्याय बना दिया गया, और यह साबित करने का प्रयास किया गया कि भारत की धीमी विकास दर का कारण हमारी हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति है। कई लोग अब यह सवाल कर रहे हैं कि क्या हिंदू को ही इसमें जोड़ना जरूरी था, किसी और रिलीजन को भी जोड़ा जा सकता था? क्या हिंदू लिबरल है, उदारवादी है तो कुछ भी सह लेगा, हिंदू सहिष्णु है तो झेल लेगा, सह लेगा, इसलिए कर दिया गया था, या क्या था, इसके पीछे सोच क्या थी? प्लीज बताएं सर। देखिए प्रत्युष जी, सोच क्या रही होगी ये तो कांग्रेस के लोगों को बताना चाहिए, और कांग्रेस की प्रवक्ता की पढ़ाई लिखाई कम है, क्योंकि उनको शायद नहीं पता है कि कांग्रेस के राज में बाकायदा बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे गए थे। रघुराम राजन तो बहुत बाद में आरबीआई गवर्नर के तौर पर आए। हिंदू ग्रोथ रेट एक प्रचलित टर्म था जिसको कांग्रेस के शासनकाल में लगभग हर अर्थशास्त्री इस्तेमाल करता रहा, 3-3.5% की ग्रोथ रेट की। लेकिन छोड़ दीजिए नेहरू जी को, इंदिरा जी को, पुरानी बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे क्या है कि संदर्भ नहीं समझ में आएगा। अभी अभी नरेंद्र मोदी के पहले जो यूपीए का शासनकाल था, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और मैं मानता हूं कि दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, ये अलग बात है कि अच्छे प्रधानमंत्री नहीं साबित हो सके, उनके समय में क्या हुआ था कि गरीबों को खोजना था। तो गरीब कैसे तय किए गए, ये देश को जानना चाहिए, बड़ा जरूरी है तथ्य के तौर पर। तो उस वक्त रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट में कहा गया, मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, देश सुनेगा तो उसको समझ में आएगा कि कितना बदलाव आया है। उन्होंने 11-12 में जो आखिरी कहा था, गांव में 816 रुपया महीना, 816 रुपया महीना, प्रत्युष जी ध्यान से सुनिएगा, और शहर में 1,000 रुपया महीना। अगर इतना कोई कमा ले रहा है महीने का, तो भाई साहब गरीब नहीं है, वो अमीर है, वो अबव पॉवर्टी लाइन है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है। और उस वक्त इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रतिदिन के लिहाज से आप जोड़ेंगे तो 26 रुपया और 32-33 रुपया, ये यूपीए शासनकाल में हाल था। क्योंकि अगर हिंदू ग्रोथ रेट से नहीं समझ में आ रहा हो तो लोगों को मैं आज के लिहाज से समझा देता हूं। और उसके बाद फिर अलग अलग कमेटी की रिपोर्ट आई, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट थी, मोंटेक सिंह अहलुवालिया की रिपोर्ट थी। ये हुआ कि कैसे बीपीएल से ऊपर आ पाए, लेकिन उसके बावजूद बीपीएल से ऊपर नहीं आ पाए। लगभग आधा देश वो गरीबी में था। कौन सा? 26 रुपया और 33 रुपया वाला, उसको आप समझिए। और आज के पैमाने पर जब आप देखते हैं तो समझ में आता है कि कितना फर्क आया है, लोगों की पॉकेट की स्ट्रेंथ, पेइंग कैपेसिटी कैसे बढ़ी है, ये इसको आप समझिए। और हिंदू ग्रोथ रेट जब वो कहते थे तो जरा ये भी समझ लीजिए, वो कहते थे कि मंदिर से थोड़ी ना होता है। भाई नेहरू जी सोमनाथ राजेंद्र प्रसाद जी को नहीं जाने देना चाहते थे। अब आज क्या है? आज तो मंदिर की इकोनॉमी है ना। भारत की इकोनॉमी मूलतः मंदिर की इकोनॉमी थी। राम मंदिर की इकोनॉमी है, कुंभ की इकोनॉमी है, काशी विश्वनाथ की इकोनॉमी है, महाकाल की इकोनॉमी है, तिरुपति की इकोनॉमी है, कामाख्या देवी की इकोनॉमी है, देश के हर हिस्से में। लेकिन उसको इस तरह से चिन्हित किया गया। और जब हम कह रहे हैं तो सिर्फ मंदिर नहीं बना, मैं एक बड़ा मतलब पार्टियों को क्या हो गया मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, आपस में लड़ते क्या करना चाह रहे हैं। उन्होंने नेहरू जी को बनाया कि आईआईटी फलाना फलाना बनाया, और मोदी जी को बनाया कि उन्होंने मंदिर बनाया। कमाल करते हैं। इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह के चेंजेज आए हैं,
अच्छा चलो कुछ नहीं तो शर्माते शर्माते संसद बना देते। अच्छा चलो कुछ नहीं तो शर्माते शर्माते अटल सेतु बना देते। अच्छा चलो कुछ नहीं तो बोगीबील ब्रिज बना देते। अच्छा चलो कुछ नहीं तो चिनाब वाला बना देते। अच्छा चलो कुछ नहीं तो देश के हाईवेज का और एक्सप्रेस का जो नया आया वो बना देते। मैं इसीलिए कहता हूं कभी भी फैक्ट पर बात नहीं करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, हिंदू ग्रोथ रेट तो कहते थे, हिंदू नेशन कहने में जुबान जल जाती थी भाई, तब तो आप सेकुलर थे तो कहते ना कि सेकुलर ग्रोथ रेट है। इसको समझिए प्रत्युष जी। और मैं फैक्ट इसीलिए मैंने कहा कि जरा यूपीए के संदर्भ से बताऊं, 26 रुपया और 33 रुपया से ऊपर वाले को ये अमीर बताते थे। आप आज के हालात समझ लीजिए जरा। विवेक सर, मतलब सेकुलर इंडिया, धर्मनिरपेक्ष इंडिया, लेकिन ग्रोथ रेट में हिंदू चस्पा, ठीक है। अब पीएम ने 2025 में बात की थी कि आज वो बुद्धिजीवी जो कि हर विषय में कह देते हैं कि साहब ये तो सांप्रदायिकता है, ये कम्युनल एंगल, कम्युनल रंग दिया जा रहा है। जब हिंदू ग्रोथ रेट उस वक्त प्रचलन में था, धड़ल्ले से हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा था, उस वक्त किसी बुद्धिजीवी के दिमाग में नहीं आया कि साहब ये क्यों किया जा रहा है, हटाओ इसमें से हिंदू शब्द। देखिए, पहली चीज तो इसको कांग्रेस पार्टी से जोड़ना गलत है। राजकृष्णा एक एंटी नेहरू, एंटी सोशलिस्ट थिंकर थे और उन्होंने इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ दिया था दैट वाज अ सटायर ऑन नेहरूज इंडिया एंड नेहरूज इकोनॉमिक पॉलिसी। ये गलत कह रहे हैं हर्षवर्धन जी भी और तुहीन भी, अगर ये इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जो राजकृष्णा थे ही वॉज अ प्रो कांग्रेस मैन, ही वॉज एन एंटी कांग्रेस मैन, एंटी नेहरू मैन, पहली चीज़। दूसरी बात, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टर्म वर्ल्ड बैंक में भी यूज़ हुआ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी यूज़ हुआ है, वाजपेयी के कार्यकाल में भी यूज़ हुआ है, थर्ड फ्रंट में भी यूज़ हुआ है। वो एक प्रचलन का एक शब्द बन गया था, उसको धर्म के साथ नहीं एक तरीके से एनालाइज किया जा रहा था। लेकिन राजकृष्णा ने क्यों इस टर्म को यूज़ किया, सोचने वाली बात है। यहाँ पे साहब कह रहे हैं यूएपीए के समय में जो गरीबी थी उसकी परिभाषा, यूएपीए में टैकल करने के लिए आरटीआई एक्ट भी पास हुआ था, जिसको मोदी ने डाइल्यूट किया कि आज आरटीआई में पूछोगे सरकार क्या कर रही है तो सरकार सुन्न बटा सन्नाटा, हम उत्तर ही नहीं देंगे। यूपीए के समय में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 10 साल के अंदर आपका मनरेगा भी था, उसको भी आपने काट छांट किया। ये भी बताइए, नोएडा में अभी दंगे हो गए, मजदूर के पास रोटी नहीं थी। मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मिनिमम वेजेस आप दे नहीं पा रहे हैं। मिनिमम वेजेस हैं क्या, ये भी जरा पता करिए साहब। तो ये मत कहिए आपकी ऑल इज वेल ना। यूपीए में अपनी खूबियां थी और कमियां थी, आपके अंदर अपनी कमियां हैं। तो ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स मत दीजिए। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्यों कहा था राजकृष्णा ने? राजकृष्णा का ये मानना था, जो यहाँ लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, कि ये टर्म आया क्यों। वो आया इसलिए, वो हिंदू सभ्यता के ऊपर सटायर नहीं था, वो इसलिए सटायर था दैट द हिंदूज, जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस हैं, उन्होंने सोशलिज्म को और नेहरूवियन इकोनॉमिक्स को एक्सेप्ट किया है, इस सरकार को एक्सेप्ट किया है। और क्योंकि वो सोशलिस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा कम होती है, क्योंकि एवरीबडी हैज टू बी गिवन फूड, तो इसलिए वो एक सटायर था यहाँ के लोगों के ऊपर। ये है सच्चाई, इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है सभ्यता के ऊपर। सटायर था, लेकिन उस सटायर में हिंदू आया, उसके अलावा कोई और शब्द नहीं आया। उस सटायर में भी हिंदू आया। क्यों नहीं आएगा सर? आज हाँ सुन ली, 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। मैं हर्षवर्धन सर का भी रुक करूंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिएक्ट करना चाह रहे हैं। विवेक जी आज बहुत कमाल की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो जब वो कह रहे हैं कि राजकृष्ण जो है वो कांग्रेस विरोधी थे, इसका मतलब कम्युनिस्ट थे, तो सबसे पहले तो उनको खंडन करना चाहिए उनके शब्दों का। दूसरा वो कह रहे हैं कि वो जो लॉजिक बैठा रहे हैं, एक सेकेंड, वो जो लॉजिक बैठा रहे हैं विवेक जी की चूंकि मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज एक्सेप्टेड सोशलिज्म, इसलिए वो उन्होंने कहा अरे तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन सपोर्ट मोदी जी, तो फिर आप तो मतलब हिंदू गवर्नमेंट, आप उस लॉजिक से आपको इसको हिंदू गवर्नमेंट मानना चाहिए। देखिए ये लॉजिक गलत है, और विवेक जी जो है आज विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस शब्द का खंडन करिए। का बैकग्राउंड पढ़ के आइए, आप पढ़ के नहीं आए। आप इस शब्द वो जो आप लॉजिक बता रहे हैं विवेक जी, वो लॉजिक गलत है, जबरदस्ती जो है आप लॉजिक मत बैठाइए। हर्षवर्धन जी को भी रखिएगा जल्दी से स्क्रीन पर, तीनों को रखिएगा एक साथ। हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हर्षवर्धन जी, हाँ, वो आदमी एंटी नेहरू, एंटी सोशलिज्म, एंटी नेहरू। जिस सटायर की चर्चा ये कर रहे हैं कि वो सटायर था, उसका गलत संदर्भ पेश किया जा रहा है, वैसा नहीं था। तो मेरा सीधा सा सवाल था कि उस सटायर में हिंदू ही क्यों है? जी प्रत्युष भाई, देखिए विवेक जी हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये कम्युनिस्ट आइडियाज के साथ चलने वाले आदमी किम जोंग उन जैसा थोड़ा हेयर स्टाइल वगैरह भी करें। इनको पढ़ना लिखना चाहिए थोड़ा। ये आज की इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, जो क्या कह रही जानते हैं?
देश के नॉर्थ पार्ट में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, इन राज्यों में मिनिमम वेजेज इतने बढ़ गए हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का एसयूवी का आउटपुट कम हो गया है, क्योंकि वहां लेबर नहीं मिल रहा है, उनको लोकल मिल जा रहा है। पता नहीं पढ़ाई लिखाई करके क्यों नहीं आते हैं, ये कहा खबरों को क्यों नहीं पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ाई लिखाई मतलब मुझे मत अभी मैंने सिखाइए। कहा कि वेजेज नहीं मिल रहे। मैं मजदूर यूनियन नहीं चलाता हूँ, और ये जो संघर्ष हुआ है नोएडा में, जिसमें लोगों को जेल में डाल करके यूपीए आपने लगाया है, पेट पर लात मारी, हाँ, फैक्ट्री बंद तो करा, बीएमएस बंद करा दो। मिनिमम मोहन भागवत को बोलो भारत मजदूर संघ बंद करा दे, अभी भारतीय मिनिमम मजदूर संघ वेजेज बंद मिल करा रहे दो। फिर कह दो मोहन भागवत को बकवास कर रहे हैं, फिर ये कोई फायदा नहीं है भारतीय मजदूर अरे संघ आप का। क्यों चीजें आरएसएस लगे? गलत है बोलिए विवेक मेरा। भाई, आप इतनी जल्दी उत्तेजित हो जाएंगे, आपको लगता है गलत नस दबा दी हमने, गलत नस दबा दिया, गलत है। अगर मुश्किल है आपके साथ, तो दत्तोपंत ठंगड़ी गलत, इसीलिए कहता हूँ हवाई बातें करेंगे तो आप फंसेंगे सर। डिबेट में मैं भी बैठा हुआ, वो गलत बोलिए। डिबेट में मैं भी बैठा हुआ हूँ, फंसेंगे विवेक जी। आपने कहा वेजेज नहीं मिल रहे हैं, आप हवा आप गलत तरीके से खबरों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करेंगे तो ये ठीक नहीं है। मिनिमम वेजेज पहले से बेहतर है और ज्यादा मिल रहे हैं। अभी कॉम्पिटिटिव वेजेज हैं, क्योंकि आपके बगल में ज्यादा वेज मिल रहा है तो कह रहा है गलत कर रहे हैं आप। मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिल रही, न्यूनतम वेतन कम तय किया गया है, जो तय किया गया है वो भी नहीं मिलता। मजदूरों से दूर तक लेना देना नहीं। विवेक श्रीवास्तव जी, आप एसी में बैठ के मजदूरों की चिंता करने वाले, जरा निकलिए, लोगों को बुलाइए और बीएमएस के लोगों से बुलवाइए पहले आप। अरे तो बीएमएस के लोग मजदूरों की चिंता करेंगे, फैक्ट्री आपकी तरह नहीं बंद कराएंगे, दोनों को फर्क है ना। भागवत जी को इसीलिए बीएमएस चलाना पड़ा। हाँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि भागवत जी बंद कर दे, कांग्रेस के खिलाफ कम्युनिस्टों ने फैक्ट्री क्या इस शब्द को हिंदू ग्रोथ रेट, ये इससे इस टर्म को अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, चूंकि एक व्यंग्य था उस जमाने में उन्होंने किया था, क्या इसको सांप्रदायिक चश्मे से देखना, धार्मिक चश्मे से देखना गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत है। और दो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, एक तो हिंदुओं के अपमान की बात चल रही है और एक ग्रोथ रेट की बात चल रही है। दो ही चीज़ों पे, दो ही मुद्दों पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जहाँ तक हिंदुओं के अपमान की बात है, अगर देश के इतिहास में हिंदुओं का अपमान सबसे ज़्यादा किसी ने किया है तो वो भाजपा ने किया है। उसके तथ्य हैं, ये वो पार्टी है भाजपा जो बीफ एक्सपोर्टर से चंदा खाती है, ऑन रिकॉर्ड है। ये वो पार्टी है जिसने मंदिर, मणिकर्णिका घाट पे मंदिर तोड़े, प्राचीन मंदिर। ये वो पार्टी है जिसने गुजरात में एक फार्म हाउस के आगे से एक हाईवे निकालने के लिए जो है वो कितने प्राचीन मंदिर तोड़ दिए। ये वो पार्टी है जो राम मंदिर के जमीन में घोटाला करके बैठी है। ये वो पार्टी है जिसने राम मंदिर के चंदे में घोटाला किया। इनके नेता है बृजभूषण शरण सिंह, अभी उनका बयान सुना था आपने कि मैं मुंह खोलूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। राम मंदिर के चंदे में घोटाला करने वाली पार्टी अगर हिंदुओं की बात करती है तो वही बात है कि ओसामा बिन लादेन जो है वो पीस की बात कर रहा है, वो विश्व शांति की बात कर रहा है। ये वो पार्टी है जिसने हिंदुओं का बेड़ा गर्क कर दिया हमारे देश में। आज क्या कह रहे थे, मिनिमम वेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अरे हजारों करोड़ों जो युवा हैं वो सड़क पे जॉब के लिए धक्के खा रहे हैं। पीएचडी करा हुआ युवा जो है वो प्यून की जॉब की लाइन में लगा है। 30,000 पीएचडी करे हुए, एमबीए करे हुए युवा जो है फॉर्म भर देते हैं। आप कह रहे हो आप युवाओं के लिए काम कर रहे हो। आज अगर युवा जंतर मंतर में प्रदर्शन के लिए आते हैं तो आप जो उनके समर्थन में एक बात नहीं बोल पाते, आप उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाते और आप कहते हो हम युवाओं की बात करते हैं। और जहां तक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में जीडीपी सबसे पहले हमें यह नहीं बताता कि देश में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, देश में कितनी इन्फ्लेशन है, और यह भी नहीं बताता कि ये जो जीडीपी अमाउंट है, ये इतने लाख करोड़ रुपए हैं, उसका 1% जो 1% हमारे देश की जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसके पास 40% है। वो आपके जो मित्र लोग हैं वो देश को लूट के खा गए। आपने सारी सरकारी संस्थाएं बेच डाली। आप इन्फ्लेशन की बात करते हो। आज जो 1 लाख रुपए में जो एमबीए, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। 1 लाख रुपए में जो इंजीनियरिंग होती थी आज 4 लाख रुपए में होती है। 7 लाख में जो एमबीए होती थी आज 25 लाख रुपए में होती है। 55 रुपए जो पेट्रोल डीजल का दाम था 100 रुपए हो गया। आप इन्फ्लेशन की बात करते हो। आज देश का बेड़ा गर्क 2 लोगों ने किया है। एक तो ये भाजपा ने किया है और ये जो बीजेपी के एजेंट टीवी पे बैठ के ये जो गोदी पत्रकार जो आंखें बंद करके बीजेपी की बढ़ाई करते रहते हैं, इन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया आज हमारे। उत्तर तो दे दूं। देखिए निवान जी, हमें हिंदू विरोधी साबित करने के लिए कुछ ऐसे आरोप लगा रहे हैं, ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं जिस पर कोई हिंदू आहत है ही नहीं।
तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, जो आप वो आपने जो मंदिर के चंदे में घोटाला करने से हिंदू आहत नहीं होंगे। अरे आपके आरोप झूठे हैं, क्योंकि आप हिंदू नहीं हो, आपके आरोप झूठे हैं। अगर आपके आरोप सच्चे होते तो आक्रोश होता, लेकिन आपके आरोप झूठे हैं। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पंजाब इनको मिला है, पंजाब की अर्थव्यवस्था देखिए, पंजाब पूरी तरह से देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क में डूबा है। पंजाब राज्यों से नशे में डूबा है इन लोगों ने, और ये लोग जो है आकर बताते हैं पंजाब की तो बात ही मत करो आप। पंजाब आपके 20 राज्यों से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। पंजाब में फ्री शिक्षा मिलती है, पंजाब में फ्री स्वास्थ्य मिलता है, पंजाब का कर्जा हम कम कर रहे हैं, और आपके स्टेट्स में 8-8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। देश के ऊपर 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़वा दिया आपने। ये तू मैं से ऊपर उठ के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य में रख दूं। ये पेट्रोल प्राइस की बात कर रहे थे। 2004 में पेट्रोल प्राइस 35 रुपया प्रति लीटर था, 2014 में 70 रुपया प्रति लीटर था, 100% इजाफा। 2026 में वो 100 रुपया है, मात्र 40% इजाफा, जबकि कम से कम 3 लाख इवेंट्स, कम से कम 3 लाख, अरे आपको शर्म आनी चाहिए, 3 लाख इवेंट्स पूरे विश्व ने देखे हैं। और आज भी जिन संकटों का हम सामना कर रहे हैं, उसमें हमारी कीमतों में सबसे कम वृद्धि हुई है तुलनात्मक तौर पर। साइना एनसी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। साइना एनसी जी, गैस सिलेंडर साइना एनसी जी, देश के विकास दर को चाहे वो तेज हो साइना एनसी जी, चाहे वो धीमी हो, उस विकास की रफ्तार को हिंदू ग्रोथ रेट कहना, क्या ये सही था, क्या ये मुनासिब था, या आज भी जो इस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो सही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की सदियों से। आप राजकृष्ण बयान का ये जो बयान है 1978 में, ये जब 3% 4% जीडीपी था, तब भी हिंदू ग्रोथ रेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना। दूसरी तरफ एक प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रगति ग्रोथ रेट किया। जब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास होता है, यहाँ आपने जिस रफ्तार से देखा है, आज आप कोई भी क्षेत्र लीजिए, उद्योग के क्षेत्र लीजिए, एयरपोर्ट्स देखिए, कनेक्टिविटी देखिए, मेट्रोज देखिए, 20 शहर में मेट्रोज, जो आपके हाईवेज बन रहे थे 11 किलोमीटर पर दिन, आज जो 37 किलोमीटर पर दिन, 55,000 किलोमीटर्स के जो रास्ते बने हैं, हाईवेज बने हैं, ये प्रगति है। जब एक महिला को शौचालय मिलता है, ये प्रगति है। जब उनको उज्ज्वला मिलता है, तो ये सबका साथ, सबका विकास, ये जात पात धर्म के आधार पे नहीं होता है। आप नहीं देखते हो कि कौन है हिंदू, कौन है मुसलमान, कौन है क्रिश्चियन, कौन है ईसाई। आप देखते हैं कि जब एक विकसित भारत बनने जा रहा है, तो सभी पैरामीटर्स, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, जात पात धर्म की राजनीति तो कांग्रेस पार्टी सदियों से करते आ रही है। वो जो तुष्टीकरण की वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है, और फिर वो हिंदू सैफरन शब्द इस्तेमाल करते हैं, हिंदू ग्रोथ रेट का इस्तेमाल करते हैं। बल्कि आपको ये समझना चाहिए कि ये 12 साल में इस देश में हुआ क्या है। जिस रफ्तार से आपने ये काम देखा है, ये अपरंपार है। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, स्थिरता, एक लक्ष्य, एक विचार, एक नीति नियत की आवश्यकता है। तो जैसे वो ये बयानबाजी करेंगे, मैं पूछती हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी जब उनके शासनकाल में 60 एयरपोर्ट्स भी नहीं क्रिएट कर सके, और यहाँ 170 एयरपोर्ट्स बने हैं, ये आम जनता के लिए ग्रोथ नहीं है? इस एयरपोर्ट में इस्तेमाल कौन करता है? हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भारतीय नागरिक हो, अन्य कोई देश से आए। जब सबका साथ, सबका विकास, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को लेके बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, ये जीडीपी नंबर्स जो आपने देखे 1978 से आज हम 2022 में हैं, 2022 से 2026 में जो रफ्तार हुआ है, 2014 से 2019 तक जो खेती में जो आपको फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता थी, उस आधार पे प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, मैं मानती हूं कि ये प्रशंसाजनक है। 7 से 8% स्टैंडर्ड ग्रोथ रेट जो एनडीए के शासनकाल में, बल्कि डेमोग्राफिक्स की जब कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरसंघ चालक जी हो या दत्तात्रेय बोले, जब वो समुदाय की बात करते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा कीजिए।
चित्रा जी, अब ये एक पॉइंट है, ये उठ गया साइनांसी जी की तरफ से, तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है कांग्रेस, इसलिए इस टर्म को उस वक्त नहीं रोका गया कि इसका बेवजह इस्तेमाल हो रहा है, इसे हटा दिया जाए। तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है आप मुझे बताएं। जिन्होंने टर्म कॉइन किया था सैफरन टेरर और हिंदू टेरर, वो आरके सिंह को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया था। क्यों किया था इन्होंने उनको पार्टी में शामिल, अगर ये हिंदुओं के इतने ही बड़े ठेकेदार हैं? यहाँ पे बताया गया कि पौराणिक मंदिर टूटने पर हिंदू आहत नहीं होते हैं। मंदिरों का धंधा आपने बना दिया और हिंदू आहत नहीं होते। आस्था का आपने धंधा बना दिया, उसको इकोनॉमिक्स का आपने नाम दे दिया। आपने जितने भी बड़े मंदिरों का नाम लिया है, उसमें आज एक आम नागरिक बिना पैसे दिए दर्शन कर नहीं सकता है, अपने भगवान के चरण छू नहीं सकता है, अपनी आराधना पूरी नहीं कर सकता। हिंदुओं को उनके धर्म से पूरी तरीके से दूर करने वाली कौन सी पार्टी है? और इसको आप अपना ग्रोथ रेट बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आपने कहा महिलाओं को शौचालय देके आपने उनकी सुरक्षा छीन ली, ये आपकी प्रगति है। आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने खर्चा किया, गोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आपने आज इस देश के अंदर सबसे ज्यादा करप्शन किया है और युवाओं को बेरोजगार करके सड़कों पे दर दर की ठोकरें खाने के लिए आपने मजबूर कर दिया है। उसका कौन ये हिसाब किताब देगा? इसको आप ग्रोथ रेट मानते हैं? बहुत ही शर्म की बात है कि तुष्टीकरण की राजनीति के साथ साथ इन्होंने धर्म के धंधे की राजनीति करी है और हमारे देश को पूरी तरीके से बद से बदतर के हालत में लाके खड़ा कर दिया है। वेटिंग फास्ट। देखिए, जो आपको आंकड़े के ऊपर चर्चा करना है तो प्लीज हम दोनों कर सकते हैं और आपको मैं साबित कर सकती हूँ कि आप रॉन्ग हैं। किस आधार पे? आज जब 4 करोड़ घर बनते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के निमित्त, तो वो महिला को, आप चीखिए मत प्लीज, आपकी ये चीखने की आदत, ये आपकी जो चित्रा जी प्लीज अपनी बारी में बोलिए, बात समझ में आएगी दोनों की जी। देखिए, ये चीखने की जो आदत है इनकी, प्लीज उनको बोलिए कि जब उनको बोलना है मैं खुशी खुशी सुनूंगी, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो प्लीज सुन लीजिए। देखिए, भारत की विशेषता है अनेकता में एकता। इसके ऊपर जात पात धर्म के आधार पे नहीं होता है। जब जीडीपी आपका 7 से 8% है तो कौन से वर्टिकल्स हैं जिसके ऊपर आपने काम किया? एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां मैंने हाईलाइट किया कि हाईवेज हो, टनल्स हो, मेट्रोज 20 शहर में है। रेलवे कनेक्टिविटी जहां 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, जब गांव-गांव में बिजली मिलता है, ये है रफ्तार। तो ये ग्रोथ रेट है, ये हिंदू या मुस्लिम ग्रोथ रेट नहीं है। ये भारत की विशेषता है कि हमारे पास एक प्रधानमंत्री है जिन्होंने फ्रॉम द फ्रंट लीड किया। वो हुआ एक। जब महिला की बात की है, महिला क्या चाहती है आज? शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भर होने के लिए। जब लखपति दीदीज बनती है, जब आपको शौचालय मिलता है, जब आपको घर मिल रहा है, जब आपको आयुष्मान भारत मिल रहा है, जहां 5 लाख आपके स्वास्थ्य के लिए, ये होता है अपरंपार काम। सिर्फ बोल वचन जो कांग्रेस पार्टी ने की, और खैर उनसे तो कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। स्क्रिप्ट हो गई। अब ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये हाथ में लिस्ट लेके आ जाते हैं, रटी रटाई स्क्रिप्ट। ये बीजेपी हेडक्वार्टर से जाती है इन लोगों। अब ये तो ये शिवसेना शिंदे ग्रुप लिखा है, ये कुछ नहीं है, ये सब बीजेपी है। ये जितने बीजेपी के सहयोगी हैं, इनको सबको स्क्रिप्ट बीजेपी से जाती है। अभी इन्होंने जो डाटा दिया वो सब झूठ है। इन्होंने जीडीपी की बात करी। अरे मैडम, ये भी बताओ ना, जो जीडीपी जो बनी है उसमें 50% हमारे देश की जो जनता है उसके हाथ में केवल 4% है। गरीब बना दिया अपने लोगों को। पर कैपिटा इनकम हमारी $2800 है। आप कहते हो जापान से ऊपर चले गए। लोगों को जो राशन मिल रहा है, आपकी बात सुनी, मैंने आपकी बात सुनी, आपको बुरा लगा ना, मैंने आपके बीच में बोला राशन मिल रहा है। अब बात सुनिए, ये हकीकत है कि 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन के आपने अपनी स्पीच पढ़ी, अब आप लाए हैं नरेंद्र मोदी जी। आपने अपना स्क्रिप्ट पढ़ी, अब काउंटर लो ना उस पे। जीडीपी में हमारी देश की जनता को कुछ नहीं मिल रहा। आप जीडीपी कंपेयर करते हैं जापान से हमारे देश के स्कूल कंपेयर करो, हॉस्पिटल कंपेयर करो, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर करो। आप कह रहे हो कि हमने इतना ग्रोथ कर दिया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। अरे हमारे पूरे देश की सड़कें टूटी हुई हैं, नालियों में पानी भरा हुआ है, उनको साफ करने वाला कोई नहीं है। आप बीजेपी जो है वो देश की जनता से कट चुकी है। इन लोगों ने अब जनता के बीच में जाना भी छोड़ दिया। उसकी वजह यह, इनको पता हम वोट चोरी से जीत जाएंगे, हमें जरूरत ही नहीं है जनता की। जनता के एक मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। महिलाएं, ये महिला सुरक्षा की बात कर रही थी, आप एनसीआर
एनसीआरबी केंद्र सरकार का डेटा है कि देश में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। अभी आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और मैं चुप रहूं एवर इन इंडिया। ठीक है, और ये लोग बोलने को तैयार नहीं है। निवान जी आप मुझे बोलिए, क्या 80 करोड़ लोगों को राशन हर महीना अरे मिल रहा है? 80 करोड़ लोगों को आपने भुखमरी में डाल दिया, तभी तो राशन देना पड़ रहा है लाइन के ऊपर पढ़ के बोल रही है। ये पढ़ के बोल रही है। इनको भाजपा हेडक्वार्टर से लिस्ट गई है, ये पढ़ के बोलते जा रही है। 80 करोड़ लोगों को मैडम आपने भुखमरी पे धकेल दिया, तभी तो राशन देना पड़ रहा है आपको। आप 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे दो ना, आपको राशन नहीं देना पड़ेगा। शर्म करो कुछ आप। तो जी आप भाजपा का समर्थन कर रहे हो, ऐसी भाजपा का जिसने देश को लूट खाया, इलेक्टोरल बॉन्ड में लूट खाया, 15 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया इन लोगों ने। राकेश एक्सपोर्ट का भी घोटाला सामने आया। आप लोग इनका समर्थन करते हैं। ये बार बार ये बहस का हिस्सा बनता है। 80 करोड़ राशन, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन। अगर आप कहते हैं कि हमने गरीबी रेखा से लोगों को उबार दिया, तो देश की आबादी में से 80 करोड़ को मुफ्त राशन आज भी मिलता है। पिछले 12 वर्षों में अगर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया है, तो उसमें इसका एक योगदान रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा चलेगा, लेकिन जो पैसे लोगों के बचे हैं राशन में, वो उन्होंने उसका उपयोग किया है शिक्षा पाने में। वो उन्होंने उसका उपयोग किया, बीच में मत बोलिए, उसका उपयोग उन्होंने किया है अपने जीवन को बेहतर बनाने में। लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि उनका जीवन बेहतर हो। अब मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूं, सुनिए। अब मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूं, क्या क्या सरकार ने किया वो आपको बताया है सोशल वेलफेयर स्कीम के जरिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए। आज की तारीख में जो आने वाले दिनों में जो सेक्टर्स भारत में अहम भूमिका निभाने वाली है, आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का साइज भारत में जो है वो लगभग $50 बिलियन। आपको पता है 2035 में कितना होने वाला है? 190 मुकेश जैन जी भी हमारे साथ हैं। ये आप नहीं हजम कर पा रहे हैं कि भारत। मुकेश जैन जी भी हमारे साथ, अर्थशास्त्री हैं। मुकेश जैन जी, अभी जो इस वक्त संकट है, तेल संकट, इन सब के बीच में अलग अलग अनुमान है। हमारी ग्रोथ रेट कहा जा रहा है कि इतनी चुनौतियों के बावजूद भी 6.6 या उससे अबव रहेगी। क्या यह खराब ग्रोथ रेट है, या औसत है, या अच्छी है? तो आज के सिनेरियो को देखते हुए ये ग्रोथ रेट बिल्कुल भी इसको खराब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, डॉलर पे भी प्रेशर है, तेल महंगा हो रहा है, कभी युद्ध होता है, कभी युद्ध रुक जाता है, तो आज एक भयंकर परिस्थिति में हम जी रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज की ये ग्रोथ रेट, मेरा मानना ये है कि ये एक अच्छी ग्रोथ रेट है। क्योंकि अगर हम इससे पहले की बात करें तो एक टाइम ऐसा था जब 3 से 4% की ग्रोथ रेट को एक सामान्य माना जाता था। अब आज की डेट में अगर आप 6-7% की ग्रोथ रेट को भी सामान्य नहीं कहते, तो इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, 1991 के बाद ग्रोथ रेट ये बढ़नी चालू हुई है, लेकिन आज की डेट में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी ये हमारी ग्रोथ रेट 6-7% है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है जी। तो इन जी, चौथे से हम छठे पर आ गए, फिर हम छठे से फिर चढ़ करके फिर हम चौथे पे। एक बहुत ये जब संकट टलेगा तो हम फिर मारेंगे छलांग। ये एक बहुत टेम्पररी फेज है। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, $2 ट्रिलियन इकोनॉमी से आज जो है पिछले 12 वर्षों में हम 4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी के लगभग है। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, वैश्विक संकट आते रहेंगे, लेकिन भारत की इकोनॉमी इतनी रेजिलिएंट है कि संभवतः 2047 तक ये $20 ट्रिलियन इकोनॉमी से $25 ट्रिलियन इकोनॉमी के बीच इसका होना तय है। और उसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए, जब आप एक 50 माले की इमारत बनाते हैं तो उसमें जो पहले 4 फ्लोर होते हैं ना, सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा समय उसमें जाता है। 2030-31 में वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा, जिसके बाद जो आप उछाल देखेंगे वो अप्रत्याशित रहेगा। और 2047 में जो मैंने आपको लक्ष्य दिया है 20 से $25 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो अर्जित होगा। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। टाल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।